डियर स्टूडेंट, मौर्य वंश के स्रोतों के बाद आज हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है और ऐसा माना जाता है कि साम्राज्य विस्तार जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय था, हिंदू कुश पर्वत से लेके हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला तक था, और पश्चिम भारत में अगर देखा जाए तो खंबात की खाड़ी से लेके आप कामरूप तक पहुंच जाओ, एक बहुत बड़ा क्षेत्र पर उसका अधिकार था। और ऐसा मानते हैं कि न तो अंग्रेज इतने बड़े साम्राज्य पर राज कर पाए और न ही मुगल। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय कितने बड़े साम्राज्य पर शासन किया था। भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट इसको हम कह सकते हैं। तो इसी की हम चर्चा कर रहे हैं और इसका बड़ा विस्तार से आपको बताने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुने। इसका कार्यकाल मुख्यतः 321 से 298 या 300 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। और उस समय जो यूनानी आक्रमण का भय था पश्चिम की तरफ, तो उससे उत्पन्न संकट से ग्रस्त था हिंदुस्तान चौकी, और दूसरी तरफ मगध के अत्याचारी शासकों से भी जनता त्रस्त थी। तो इन सभी से मुक्ति दिलाने के लिए उसने चाणक्य, जो एक ब्राह्मण था, उसकी सहायता से अपने राज्य की स्थापना करता है। प्रारंभिक जानकारी के बारे में कुछ पता चलता है और कुछ किंवदंतियों पर आधारित है, कुछ बौद्ध ग्रंथों के पर आधारित है। मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वज पिपली वंश के शासक थे, और जब यह राज्य मगध साम्राज्यवाद का शिकार बन गया तब मौर्य कुल के व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत करने लगे थे। ऐसे ही चंद्रगुप्त का बाल्य जीवन भी जंगलों में बीता था, और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपनी माता के साथ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में चला जाता है। बहुत तेज बुद्धि वाला था शुरू से ही वह, और मानते हैं कि एक दिन वह राजकिलम खेल के दौरान चाणक्य की नजर में आ गया था। चाणक्य चूंकि उस समय तक्षशिला का आचार्य था, जो एक बहुत बड़ी शिक्षा केंद्र के रूप में उस समय तक्षशिला स्थापित था, वह यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को स्वतंत्र करने का संकल्प लेकर मगध के शासक घनानंद के पास पाटलिपुत्र गया था। कौन? चाणक्य। परंतु नंद राजा ने उसे अपमानित करके दरबार से निकाल दिया था। कहा जाता है कि अपने अपमान से क्रुद्ध होकर उसने ही प्रतिज्ञा ली कि वह नंदों का समूल नाश करेगा, और पाटलिपुत्र से वापस लौटते समय उसकी नजर चंद्रगुप्त पर पड़ती है, और वह उसकी योग्यता से प्रभावित होकर वह उसे अपने साथ ले जाता है और समुचित शिक्षा दिलाकर उसी के द्वारा नंदों के वंश की विनाश की योजना बनाता है। तो ये एक प्रारंभिक जो एक घटनाक्रम हुआ उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, वो चीजें हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का अगर साम्राज्य विस्तार के बारे में देखें तो उसके दो स्पष्ट लक्ष्य थे। मगध से नंदों को, जो एक अत्याचारी शासन था, उसको समाप्त करना, और दूसरा यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को पूरी तरह से मुक्त कराना। और पहले उसने नंद शासक घनानंद को पराजित करने की योजना बनाई। नंद राजा की शक्ति से वह अच्छी तरह से परिचित था और जानता था कि उसे आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने सिकंदर से भेंट कर उसे सहायता की मांग की। जस्टिन महोदय भी इसकी पुष्टि करते हैं, परंतु चंद्रगुप्त के उद्दंडता से क्रुद्ध होकर सिकंदर ने उसे मार डालने की आज्ञा भी दी थी, और परिणाम ये निकला कि वह जान बचाकर भागा। खैर, उसके बाद वो योजना बनाता है पंजाब विजय की, क्योंकि प्रारंभिक असफलता से वे निराश नहीं हुआ था, और उसने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में विदेशी शासन के विरुद्ध लोगों को भड़काना प्रारंभ कर दिया। उसने पंजाब के लड़ाकू कबीलों की एक संगठित सेना स्थापित की थी, तथा हिमालय के पर्वतीय राजा प्रवर्तक से मैत्री भी स्थापित कर ली थी। तो इस समय जो पंजाब की स्थिति काफी बिगड़ती जा रही थी, और यूनानी सत्ता सिकंदर के विजय के बावजूद स्थायी नहीं हो पाई थी। यवनों के विरुद्ध विद्रोह होते रहे, परंतु सिकंदर जब भारत में था तब सिंध में ही विद्रोह हुआ,
अतः भारत छोड़ने के पूर्व अपने निजी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सिकंदर ने उन्हें 3 क्षत्रपियों में विभाजित भी कर दिया था। तीन तीन क्षत्रिय में, जिसको हम बता रहे हैं कि फिलिप को एक बहुत बड़ा क्षेत्र का छत्रप बनाया गया था और उसके अधीन आम्बी का राज आता था। निचली काबुल घाटी से हिंदू कुश पर्वत तक का तथा सिंध से चिनाब नदी तक का क्षेत्र शामिल था। किसके अंडर में? फिलिप के। आम्बी उसका सहायक था फिलिप का। झेलम और व्यास के बीच का क्षेत्र पोरस के नियंत्रण में था। पीथन को सिंध का गवर्नर बनाया गया। सिकंदर की व्यवस्था कारगर सिद्ध नहीं हो सकी थी क्योंकि चंद्रगुप्त और चाणक्य यूनानी सत्ता के विरुद्ध असंतोष बढ़ा रहे थे लोगों में और उन्हें अपने प्रयास में भी सफलता भी मिली और पंजाब में मुक्ति संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अब सिकंदर की वापसी और उसकी मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व के बाद तो स्थिति और भी अनियंत्रित हो जाती है और यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह होने लगे जगह जगह। ऐसे ही एक विद्रोह के दौरान यूनानी क्षत्रप फिलिप की भी हत्या कर दी जाती है। तो अब ऐसा मानते हैं, जस्टिन महोदय स्वीकार करते हैं कि इन विद्रोहियों का नेता चंद्रगुप्त मौर्य था। अब यूनानी सत्ता के कमजोर पड़ते ही चंद्रगुप्त ने सिंध और पंजाब पर अधिकार कर लिया और वह स्वयं राजा बन गया। अब चूंकि सिंध और पंजाब हाथ में आ गए तो चंद्रगुप्त की शक्ति और महत्वाकांक्षा काफी बढ़ जाती है और उसके बाद वो मगध विजय की योजना बनाता है। तो अब इसका अगर आलोचनात्मक अध्ययन करें तो देखते हैं कि चंद्रगुप्त ने पहले सिंध और पंजाब पर अधिकार किया। ऐसी राय चौधरी मानते हैं कि चंद्रगुप्त ने पहले मगध में नंदों की सत्ता पलटी और उसके बाद पंजाब और सिंध पर अधिकार किया। वस्तुतः कौन सी घटना पहले हुई, यहां पर यह थोड़ा विवादित है। तथापि तत्कालीन परिस्थिति से यही आभास होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले सिंध को और फिर पंजाब पर अधिकार किया। पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के लिए सेना और धन उसे वहीं से मिला था, मगर चंद्रगुप्त के आक्रमण के समय में उसकी सेना में ये यवन सैनिकों का उल्लेख संभवतः इसलिए हुआ है। तो ये था पंजाब पर विजय किस प्रकार करता है और यूनानियों से को कम से कम वहां से वो बाहर करता है। फिर वो मगध पर अधिकार करता है। साहित्यिक स्रोतों में उल्लेख मिलता है मगध अभियान का चंद्रगुप्त के, तथापि इसका विस्तृत विवरण भी ज्यादा उपलब्ध नहीं है। पंजाब से वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचता है और मगध की जनता नंद शासकों के अत्याचारों से काफी परेशान हो चुकी थी। अतः चंद्रगुप्त का स्वागत एक मुक्तिदाता के रूप में वहां पर किया जाता है। मगध की जनता के सहयोग से वह अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करने में सफल होता है और घनानंद या तो युद्ध में मारा गया अथवा राजधानी छोड़कर वो भाग जाता है। इस घटना का विवरण जो मिलता है महावंश टीका में मिलता है, मिलिंद पन्हों में मिलता है और परिशिष्ट वर्मन में मिलता है। तो इसे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले सीधे ही पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु इसमें वह सफल नहीं हुआ और उसे युद्ध में क्षति भी उठानी पड़ी। अतः चंद्रगुप्त ने निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर आगे बढ़ने की भी योजना बनाई, परंतु वह प्रयास भी विफल रहा। अंततः उसने फिर नीति अपनाई और सीमावर्ती क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर वह पाटलिपुत्र फिर पहुंचता है। नंदों की सेना बहुत शक्तिशाली थी, बहुत बड़ी थी। उनका सेनापति भद्रशाल था। घनानंद को पराजित करने के लिए मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य को षड्यंत्र भी करना पड़ा था। घनानंद और चंद्रगुप्त के बीच भीषण संघर्ष भी हुआ था। मिलिंद पन्नु ऐसा मानते हैं कि युद्ध में 100 कोटि सैनिक, 10,000 हाथी, 1 लाख घोड़े और 5,000 रथ मारे गए, समाप्त हुए। घनानंद का गड़ा हुआ खजाना चंद्रगुप्त को मिला था। परिशिष्ट वर्मन भी ऐसा उल्लेख करता है कि नंद राजा को अपनी 2 पत्नियों एवं एक पुत्र के साथ जाने दिया गया था, लेकिन बौद्ध ग्रंथ में ऐसा मानते हैं कि वह युद्ध में मारा गया। अब उसकी जगह 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बनता है। तो कुल मिला के जो भी घटनाक्रम रहा हो, सभी ग्रंथ अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि युद्ध में मारा गया, कोई कह रहे हैं कि अपने बच्चों के साथ चला जाता है। कुल मिला के यह है कि नंदों का समूल नाश होता है और चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बन जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण विजय उसके लिए हो जाती है। एक तरफ पंजाब विजय, तो कहीं ना कहीं उसने यूनानियों को भी धकेला और फिर मगध पर विजय प्राप्त कर उसने एक क्रूर शासक घनानंद को पराजित कर उसको मारा या वहां से भगा दिया।
अब वो जम्बू द्वीप पर विजय प्राप्त करता है। चंद्रगुप्त सिर्फ पंजाब और मगध की विजय से ही संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि उसने भारत के अन्य भागों पर भी विजय प्राप्त की थी। प्लूटार्क ऐसा मानते हैं कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना के साथ समूचे भारत को रोक डाला था। जस्टिन भी कहता है कि सारा भारत चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में था। प्लिनी भी ऐसा उल्लेख करते हैं कि मगध साम्राज्य की जो सीमा थी वो सिंधु नदी तक बताते हैं उसको। तो बौद्ध ग्रंथ महावंश से भी ज्ञात होता है कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्बूद्वीप का सम्राट बनाया। इन विवरणों से एक स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि पंजाब और मगध के अतिरिक्त चंद्रगुप्त ने भारत के अन्य भागों पर भी अपना आधिपत्य जमाया था। पश्चिम में सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त के अधिकार की पुष्टि शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख स्पष्ट रूप से करता है। और एक अभिलेख से यह भी बताया गया है कि चंद्रगुप्त का मनोनीत प्रांतपति पुष्यगुप्त सौराष्ट्र का शासक था। मैसूर से कुछ प्राप्त अभिलेख मिले हैं 14वीं शताब्दी के, वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि उत्तरी मैसूर पर चंद्रगुप्त के अधिकार में था। अशोक के अभिलेख से भी मैसूर पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन परिलक्षित होता है। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया। ये मौर्य साम्राज्य की सीमा काफी विस्तृत की। तो ये मौर्य साम्राज्य का एक विस्तार जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पश्चिमी भारत में हम सौराष्ट्र तक देख सकते हैं कि पुष्यगुप्त वहाँ का शासक था, उसके द्वारा मनोनीत। दक्षिण भारत में भी देखें, विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग के बड़े भाग पर भी अधिकार कर लेता है। उत्तरी भारत में हम देख ही रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक घटनाक्रम होता है, पंजाब विजय, जम्बूद्वीप विजय और मगध विजय। अगला हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस में आपस में कुछ हल्का फुल्का संघर्ष के बाद तुरंत संधि हो जाती है, क्योंकि चंद्रगुप्त का एक अन्य महान सैनिक अभियान सेल्यूकस के विरुद्ध भी हुआ था। क्योंकि जिस समय चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, उस समय सिकंदर की सेना आपसी प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष में व्यस्त थी, और इस संघर्ष में अंततः सेल्यूकस को विजय मिली थी। और फिर 312-311 ईस्वी तक सेल्यूकस अपने प्रतिद्वंदियों पर निर्णायक विजय रूप से विजय प्राप्त कर चुका था। बेबीलोन और बैक्ट्रिया को रोनता हुआ भारत की तरफ बढ़ता है, और वह 305 से 304 ईस्वी पूर्व में काबुल के मार्ग से होता हुआ वह सिंधु नदी की तरफ भी पहुंच जाता है। सेल्यूकस का उद्देश्य यहाँ यह था कि सिकंदर द्वारा विजित भूभाग पर अधिकार करना, लेकिन इस समय भारत की परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि सिकंदर की तरह उसे छोटे छोटे असंगठित राज्यों से मुकाबला नहीं करना था, बल्कि उसे चंद्रगुप्त जैसे एक शक्तिशाली शासक का सामना करना था। और इस युद्ध का पूर्ण विवरण हम पूरे यूनानी और रोमन साहित्य में इसको नहीं मिलते। सिर्फ एपियानस इस युद्ध के विषय में लिखता है। उसने कहा है कि सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार की और भारत के सम्राट चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा था, और अंत में इनमें संधि हो जाती है और वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच संधि होती है। यूनानी इतिहासकार पुष्टि करते हैं संभवतः सेल्यूकस भारत के सम्राट के हाथों पराजित होने का खतरा लेने को तैयार उस समय नहीं था, इसलिए उसने संधि की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस ने एरियाना के प्रदेश चंद्रगुप्त को सौंप दिया। इसके अंतर्गत 4 प्रांत थे जो चंद्रगुप्त को मिले। एरिया, जिसको हेरात बोलते हैं, आराकेशिया, कंधार, जैड्रोसिया बलूचिस्तान, और पेरी पेमिसदाई काबुल को बोलते हैं। तो 4 प्रांत चंद्रगुप्त को मिलते हैं। सेल्यूकस के राज की पूर्वी जो सीमा है वो सुरक्षित हो जाती है, और मौर्य साम्राज्य की सीमा ईरान और अफगानिस्तान तक भी पहुंच गई। हिंदू कुश पर्वतमाला मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस के राज्य की सीमा बन जाती है। तो एक विद्वान कहता है कि 2000 से अधिक वर्ष पूर्व भारत के प्रथम सम्राट ने उस प्राकृतिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसके लिए अंग्रेज तरसते रहे, और जिसे मुगल सम्राट भी पूरी तरह प्राप्त करने में असमर्थ रहे। तो इन क्षेत्रों पर अधिकार होने से चंद्रगुप्त को अच्छे सैनिक और घोड़े प्राप्त करने की भी सुविधा मिलती है। अब कंधार पर जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण स्थापित होता है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच यहाँ वैवाहिक संबंध हो जाता है, जो संधि होती है उसके तहत, क्योंकि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसका नाम कहीं हेलेना मिलता है,
नाम में विवाद है। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस को भी भेजे थे और अपना एक राजदूत मेगास्थनीस को वो पाटलिपुत्र दरबार में भेजता है, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन, पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य विषयों पर काफी कुछ विस्तार से लिखा है। तो ये था सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच का जो भी संबंध रहा और बाद में किस प्रकार उनके बीच में आपस में संधि हो जाती है। उसके बाद साम्राज्य विस्तार काफी कुछ हम इसमें देख ही चुके हैं कि किस प्रकार चंद्रगुप्त ने नंदों से भी बहुत अधिक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी और लगभग समस्त भारत को उसने एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया था। अभिलेखीय और साहित्यिक प्रमाणों से पश्चिम में सौराष्ट्र और दक्षिण में मैसूर तक उसने अपने अधिकारों की पुष्टि भी की है। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय श्रृंखला से दक्षिण में कम से कम मैसूर तक उसका विस्तृत था और पश्चिमी उत्तर में उसका साम्राज्य जो था मध्य एशिया तक विस्तृत था। उससे पूर्व अन्य किसी भारतीय शासक ने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी। तो हम देखते हैं कि एक विजेता और प्रशासक के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य कूटनीतिज्ञ भी था, क्योंकि उसने विदेशी शासकों के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए थे और परिणाम ये निकला कि भारतीय यूनानी संपर्कों की परंपरा एक आगे तक बढ़ती रही और यूनानी भारत आने लगे। चंद्रगुप्त ने भी अनेक यूनानी परंपराओं को अपना लिया था। भारतीय कला और संस्कृति पर यूनानी संपर्क का गहरा प्रभाव पड़ा। इसलिए अनेक विद्वानों का मानना है कि भारत को हेलेनाइज करने में सिकंदर ने अधिक योगदान चंद्रगुप्त मौर्य का रहा है। चंद्रगुप्त के धर्म में भी गहरी अभिरुचि थी। वह जैन धर्म का समर्थक था। जैनों के अनुसार अपने जीवन काल के अंतिम चरण में उसने जैन धर्म को अंगीकार कर लिया था और ऐसा मानते हैं कि मगध में पढ़ने वाले 12 वर्षीय दुर्भिक्ष से दुखी होकर वे राज्य त्याग कर आचार्य भद्रभाव के साथ मैसूर चले जाते हैं और वहीं पर जाकर वो श्रवण बेलगोला में केवल्य की प्राप्ति करते हैं। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का एक साम्राज्य जो बहुत एक प्रथम सम्राट माना जाता है जिसने एक अखंड भारत पर शासन किया है। थैंक यू।